अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक सॉल्विंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी है जिसको हमने अभी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। -2 mod 3x + 5 + 7 greater than or equals to -13। अब यहाँ पे हर दफ़ा जब आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो चाहे वो सिंपल इनइक्वालिटी हो या एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी हो, आपने इनइक्वालिटीज़ का और उनके डायरेक्शंस का ख़ास ख्याल रखना है, कहाँ पे ग्रेटर है कहाँ पे लेस है, क्योंकि जो सारा का सारा क्वेश्चन है और उसका आंसर है वो सारा इस पे डिपेंड करता है, लेस देन होना या ग्रेटर देन होना। लेस देन होना या ग्रेटर देन होना, फिर इसी पे हमारा सोल्यूशन सेट डिपेंड करता है और इसी पे फाइनल ग्राफ भी डिपेंड करता है। सो इनइक्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना है। अब इससे पहले तक हमने काफ़ी सिंपल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, जिसमें जस्ट एक मॉड वैल्यू थी, उसके बाद इनइक्वालिटी थी और उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट था प्लस या माइनस में। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पे ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हमें करने पड़ेंगे। ये 2 वैल्यूज़ एक्स्ट्रा हैं। पहले हमने इन्हें शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ से ख़त्म करना है, फिर हम मॉड पे आएंगे। मॉड पे आने से पहले इनका कुछ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो टर्न है 7 की। 7 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ में हम ये भी करते हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं और इस तरह भी बोल सकते हैं कि यहाँ से प्लस का 7 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 7 माइनस कर दें, तो सेम बात है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 mod 3x + 5 और 7 दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी -20। -2 mod 3x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -20। अब इस -2 को ख़त्म करना है, तो -2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दें, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि जब हमने माइनस वाले किसी नंबर के साथ दूसरी साइड पे शिफ्टिंग करनी होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, यानी अगर कोई 2 इस तरफ माइनस के साथ डिवाइड हो रहा होता और हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते मल्टीप्लाई करने के लिए तो भी, और अब जब के -2 मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनइक्वालिटी के डायरेक्शन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जब भी कोई इनइक्वालिटी माइनस के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये -2 यहाँ से हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इनइक्वालिटी को -2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 3x + 5 mod लेस देन और इक्वल टू -20, तो ऑलरेडी इधर था, -2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 2 10s are 20 आ गया। अब ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 5 mod लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब ये हमारी वो फॉर्म आ गई है जो अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, ये सिंपल फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको ओपन करना है, और जब भी हम मॉड के साथ किसी इनइक्वालिटी को ओपन करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस और माइनस आ जाता है, और उस प्लस और माइनस ने हमारे पास मज़ीद एक्सटेंड हो जाना होता है। उसको एक्सपेंड करना किस तरह से है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी +-10, और इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे रहेगी, -10। इनइक्वालिटी यही रहेगी, लेस देन और इक्वल्स टू 3x + 5 लेस देन और इक्वल्स टू +10। अब यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी तक हमने इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया है जिनमें यहाँ पे इनइक्वालिटी जो थी वो लेस थी, मॉड के बाद लेस देन और इक्वल्स टू फिर कोई कांस्टेंट।
तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक्सपैंड हो जाती है। अगर यहाँ पे ग्रेटर आ जाए तो एक्सपैंड तो ऐसे ही होगी, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा उसका आंसर जो है और सोल्यूशन सेट जो है वो चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टॉपिक पे करते हैं। जब हमारी इनइक्वालिटी यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू की बजाय ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी, उसका आंसर एंड पे किस तरह से चेंज होगा उस पर आपने गौर कर लेना है, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब हमारे पास और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमारी इनइक्वालिटी जिस साइड पे ओपन होती है वो ग्रेटर होता है और जिस साइड पे क्लोज होती है वो लेस होता है। सो दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हम इसको यूं भी लिख सकते थे, 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x + 5 मॉड। ये दोनों बातें सेम है, दोनों बातों का सेम मतलब है, बस जिस तरफ को वो ओपन है वो ग्रेटर है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, और जिस तरफ को वो क्लोज है वो लेस है। तो इनइक्वालिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बार बार बता रही हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। अब इसको हमने बिल्कुल यूजुअली उसी तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे हम पहले करते आए हैं। यहाँ से सबसे पहले 5 शिफ्ट होगा दोनों साइड्स पे, या हम कह दें कि होल इनइक्वालिटी को ईच टर्म में 5 माइनस कर लें, या हम कह लें कि ये प्लस का 5 है तो यहाँ से इसको ख़त्म करना है हमने, दोनों तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सेम बात है। यहाँ पे हमने +5 और -5 किया, वो कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आ गया -15 लेस देन और इक्वल्स टू 3x लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे ये 3 रह गया है, हमें पता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो 3 के साथ हमने होल इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देना है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और बाकी सब के साथ डिवाइड में आ जाएगा। 3 5s are 15 और 5/3 जो है ये हमारे पास होता है 1.66। तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में ही लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में ही लिखेंगे, क्योंकि इससे हमें रियल लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। तो -5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5/3। अब ये हमारे पास आ चुका है सोल्यूशन। अब हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है और ग्राफ बनाना है रियल लाइन के ऊपर। अब यहाँ से पहले ये अच्छी तरह से देख लें कि ये इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे क्या बता रही है। यहाँ पे -5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 5/3, यानी कि -5 जो है वो x से लेस है। इसका मतलब है कि x उससे बड़ा है, यानी अगर हम रियल लाइन देखें, हमारे पास सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, -1 -2 -3 -4 एंड -5 तक, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं तो हम इसको यहाँ पे -5 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब x -5 इज़ लेस देन x, -5 x से छोटा है, इसका मतलब है कि x -5 से बड़ा है। तो जब x बड़ा है तो आपको बताया था कि जैसे ही कोई वैल्यू ग्रेटर होनी है, बड़ी होनी है, हमने राइट साइड पे चले जाना है। तो x बड़ा है -5 से, और इसी तरह 5x इज़ लेस देन 5/3, 5/3 इज़ 1.66, सो 1.5 से थोड़ा सा आगे जाके आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 1.66। x इज़ लेस देन दिस, x -5 से तो बड़ा था, इस तरफ को आना शुरू हो गए, लेकिन अब हम इन्फिनिटी तक नहीं गए, क्योंकि पहले ही हमें ये पता चल गया कि 5/3 यानी कि 1.66 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि वो इन दोनों के दरमियान में रहेगा, और इस इक्वल का साइन होने की वजह से ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। -5 भी इंक्लूडेड है, और ये वाला पॉइंट 1.66 या आप इसको 5/3 कह लें, ये भी इंक्लूडेड है। दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ये इसका ग्राफ हो गया, और सोल्यूशन सेट इसका हो गया क्लोज्ड इंटरवल के साथ -5, 5/3, यहाँ आप 1.66 लिख लें, एक ही बात है। तो क्लोज्ड इंटरवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साइंस के साथ इक्वल भी आ रहा था। ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका ग्राफ है, और इसकी सेट बिल्डर नोटेशन भी लिखना चाहें तो वो होगी x सच दैट x इज़ बिटवीन -5 एंड 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर साइन के साथ है। अभी तक हमने लेस साइन के साथ की हैं। अच्छा, अब समटाइम्स पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा चेक करने के लिए वो इस टाइप का
इस टाइप से इनइक्वलिटी लिख देते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं। बात वही होती है, बस उन्होंने उसको थोड़ा पलट के लिख दिया होता है, थोड़ा और तरीके से लिखा होता है ताकि देख सकें कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते। सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट on a number line। किसको? 7 इज़ लेस देन 5 माइनस 2x मॉड। अब देखें इनइक्वलिटी जो हम यूजुअली पहले करते आ रहे हैं वो इस तरह से होती है, मॉड वाली वैल्यू पहले, फिर लेस या ग्रेटर और फिर 10 आ गया, कोई भी कांस्टेंट आ गया प्लस में या माइनस में, यूजुअली वो इस टाइप की होती है। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, इसी चीज़ को बस थोड़ा रिवर्स करके लिख दिया है। 10 दूसरी तरफ चला गया है, यहाँ पे भी ग्रेटर 10 नहीं है और ये छोटा है, मॉड वाली वैल्यू छोटी है और ग्रेटर 10 ही है, लेकिन इसको बस राइट साइड को लेफ़्ट पे, लेफ़्ट साइड को राइट पे करके लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको उस तरह से लिखा है, ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस दफ़ा उन्होंने हमें क्वेश्चन ही इस तरह लिख के दिया है ताकि वो देख सकें कि स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं। 7 इज़ लेस देन, अब यहाँ पे बस ये है कि वहाँ ग्रेटर का साइन था, यहाँ लेस का साइन है, और ये साइन ही मेन इंपॉर्टेंट है, इनइक्वलिटी मेन बात है। अब जब हमने इसको पलट के लिखना है तो ये ओपन है, ओपन टूवर्ड्स मॉड, मॉड की तरफ ओपन है, इसका मतलब है कि मॉड वाली वैल्यू ग्रेटर है और दिस इनइक्वलिटी इज़ क्लोज टूवर्ड्स दिस कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज़ लेस। अब हम इसको अगर दूसरी तरह से लिखें, यानी मॉड को पहले लिखें और कांस्टेंट वैल्यू को बाद में लिखें, तो ये इस तरह से आती है मॉड ऑफ 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 7, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी नहीं है, कोई इक्वलिटी साथ में होल्ड नहीं कर रही, खाली इधर लेस था, ये ग्रेटर है, यानी मॉड वाली वैल्यू ग्रेटर है और 7 लेस है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, क्योंकि हम मॉड वाली वैल्यू पहले ही देखते आए हैं तो हमने इसको वैसे ही लिख लिया। अब जब हमने इसको ओपन करना है तो 7 प्लस या माइनस में आ जाना है, बिल्कुल इसी तरह से आप उसको कर लें। 5 माइनस 2x ग्रेटर देन प्लस माइनस 7। अब जब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो -7 इस तरफ आ गया, ग्रेटर ऐसे ही आ गया, 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 7। अब इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से 5 ख़त्म करना है, तो 5 हमारा यहाँ पे प्लस में है, हम पूरी इनइक्वलिटी में माइनस का 5 लगा दें, 5 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि, तो ये ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा -7 -5, यानी इसको उठा के हमने दोनों तरफ शिफ्ट कर दिया है तो उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, वही बात। यहाँ पे -2 रह जाएगा और यहाँ पे 7 -5 आ जाएगा। दिस विल बिकम -12 -2x ग्रेटर देन दिस विल बिकम 2। अब इस -2 को यहाँ से हटाना है, x हमें यहाँ पे चाहिए, तो -2 से देखें अब फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन वही बात है, जब -2 से डिवाइड करना है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब हमने होल इनइक्वलिटी को -2 से डिवाइड करना है, जब यहाँ पे आके डिवाइड होगी तो ख़त्म हो जाएगी और इधर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा -2, तो -12 डिवाइडेड बाय -2, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इधर x रह जाएगा क्योंकि -2 से -2 डिवाइड हुआ है तो वो ख़त्म हो गया, 1 आ गया, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और -2 से हम डिवाइड कर रहे थे। नाउ दिस विल बिकम, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, दिस विल बिकम 6 लेस देन x लेस देन -1। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी क्योंकि यूजुअल से थोड़ा हट के थी तो चेंज आंसर में ये आया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात मेंशन की थी कि अगर इस तरह से आएगा तो आंसर में चेंज आएगा। यहाँ पे हमेशा लेस का साइन अभी तक हम करते आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, और अब आ गया था ग्रेटर। ग्रेटर ने बेशक बाद में इनइक्वलिटी को चेंज कर दिया। अब चेंज क्या आया है कि पहले हमेशा इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आती है और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आती है और हम कह देते हैं कि एक्स इज़ बिटवीन दीज टू।
लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू है इधर नेगेटिव वैल्यू है। तो जब हम इसको देखते हैं इतना पार्ट, तो हमें क्या पता चलता है 6 इज़ लेस देन x, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 6, जिसकी तरफ ओपन है वो ग्रेटर है। दिस इनइक्वालिटी इज़ ओपन टूवर्ड्स x, सो x इज़ ग्रेटर देन 6। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस इज़ 0 1 2 3 4 5 6। तो जब हम कहते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब ये है कि 6 से x ग्रेटर है तो आगे जा रहा है। कितना ग्रेटर है, कहीं एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें नहीं पता। तो ये जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और 6 के साथ क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, राउंड ब्रैकेट आएगी। अब दूसरी तरफ वाला पार्ट अगर हम देखें, x इज़ लेस देन -1, तो लेस जब भी आना होता है हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। x -1 से लेस है, x -1 से छोटा है, तो ये जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब कितना छोटा है हमें नहीं पता, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। और यहाँ पे भी क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू नहीं था, तो ओपन इंटरवल आएगा। और टूवर्ड्स इधर, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ का मुंह होगा उसका। अब देखें कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारी ब्रैकेट्स इस तरह से आती थी, एक दूसरे की तरफ ओपन हो रही हैं, चाहे वो क्लोज्ड हैं चाहे वो ओपन ब्रैकेट्स हैं, एक दूसरे की तरफ हो रही थी। लेकिन ये एक अलहदा ही इस तरफ को हमारा कुछ सोल्यूशन चला गया और कुछ हमारा इस साइड पे चला गया। जब कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो हमारा सोल्यूशन उन दोनों सोल्यूशंस का यूनियन होगा, सोल्यूशन सेट। ये बात याद रखिएगा। अभी तक हमारा सोल्यूशन इस टाइप की सिचुएशन से गुजरा है कि जो हमारा सोल्यूशन सेट होता है उसमें दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे की तरफ उनका मुंह होता है, चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वैल्यू है। अब की दफ़ा क्या हुआ है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एंड पे आके हमारा क्या आया कि लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आई है। और हमारा सोल्यूशन किस तरह से आया है, एक सेपरेट बिल्कुल इस तरफ पार्ट है सोल्यूशन का और दूसरा सोल्यूशन का पार्ट बिल्कुल इस तरफ सेपरेट है। सो हमने क्या करना है, इन दोनों को लिखना है और इन दोनों के दरमियान में यूनियन लगा देना है, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सो आवर सोल्यूशन सेट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1। दोनों पे ओपन इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी पे तो आता ही ओपन है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और -1 पे ओपन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, साथ में लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, खाली लेस देन है, यूनियन। दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा 6, इन्फिनिटी, इधर भी दोनों पे ओपन इंटरवल आएगा। तो इस दफ़ा हमारा सोल्यूशन सेट ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस की है। तो इन दोनों में से आज जो क्वेश्चंस हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई सा भी पेपर में आ सकता है और इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं पेपर में आने के। और मज़ीद ये कि ग्राफ भी हो गया, सोल्यूशन सेट भी हो गया। सेट बिल्डर नोटेशन इतनी ज़रूरी नहीं होती, आप लिखेंगे तो वेल एंड गुड, ना लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स सच दैट बिल्कुल इसी तरह से उसको आपने लिख देना है, एक्स इज़ लेस देन 6, एक्स इज़ ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन -1, करली ब्रैकेट के अंदर। मेन पार्ट आपका ये है और ये है। सेट बिल्डर नोटेशन यूजुअली नहीं पूछी जाती, पूछी भी जाए तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे आंसर आया आपने एक्स सच दैट वही लिख देना है। सो यहाँ पे हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी जो है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के हमने काफ़ी सारे अब क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, कुछ हमने बोर्ड पे देख लिया था, कुछ हमने ऑनलाइन देख लिया है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब हम इसी चैप्टर को स्टार्ट से देखते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनइक्वालिटी के सोल्यूशन से स्टार्ट कर लिया था। इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट से देखें तो काफ़ी सारी हमारे पास लीनियर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी स्टोरी सम प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर है एक्सप्लोरिंग इनइक्वालिटीज़। इसमें हमें स्टार्ट में ये बताया गया है कि कैसे आपने मेकिंग एंड यूजिंग मॉडल्स, गाइडलाइंस फॉर मॉडलिंग विद इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास स्टोरी सम क्वेश्चंस होते हैं और हमने उसको पहले अलजेब्राइकली एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और ये सारी की सारी लीनियर होंगी। लीनियर इक्वेशन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। समटाइम्स अंदर कोई आ जाएगा ऐसा जो क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर इसमें लीनियर है।
तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, स्टोरी सम की स्टोरी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देन हमने ये देखना है कि क्या चीज़ मिसिंग है जो पूछी गई है। जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हमने फ़ौरन से उसको वेरिएबल अलॉट कर देना है, असाइन कर देना है। वेरिएबल आप कुछ भी रखते हैं, यूजुअली हम हमेशा एक्स ही लेते हैं, तो एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द वेरिएबल। जो चीज़ पूछी गई है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या पूछा गया है आपसे, क्या आपने फाइंड करना है, और उसको एक्स एलोकेट कर दें। देन आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, ट्रांसलेट फ्रॉम वर्ड्स टू अलजबरा। आपने जो वर्ड्स में जो बात बयान की गई है उसको अलजबरा में ट्रांसलेट कर लेना है। देन सेटअप द मॉडल सेट कर लेना है। इसका मतलब है कि अपनी इक्वेशन बना लेनी है। देन सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। फिर अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आंसर चेक कर लेना है। आंसर चेक करने का यूजुअली नहीं पूछा जाता, लेकिन वो ईजी बात है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 है रेंटिंग अ कार। अ कार रेंटल कंपनी चार्जेस $30 अ डे। एक कार रेंटिंग कंपनी है जो एक दिन के $30 चार्ज कर रही है एंड 150 सेंट्स अ माइल फॉर रेंटिंग अ कार। कार को रेंट पे देने के लिए एक तो वो पर डे चार्जेस ले रही है वो कंपनी $30, दूसरा वो कितने माइल्स कोई ड्राइव करेगा अगर एक दिन में रेंट पे लेगा तो वो पर माइल भी चार्ज कर रही है। पर माइल वो 15 सेंट्स ले रही है। हेलन रेंट्स अ कार फॉर 2 days। अब हेलन ने 2 दिन के लिए एक कार रेंट पे ली है एंड हर बिल कम्स टू $108 और उसका बिल बना है $108। हाउ मैनी माइल्स डिड शी ड्राइव। उसने कितने माइल्स ड्राइव किए ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास इसी तरह के जो हैं स्टोरी सम क्वेश्चंस आते हैं और हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या पूछा गया है, उसको एक्स कह लें। जो आपको नहीं पता वो आपका वेरिएबल है, उसे एक्स कह लें। हाउ मैनी माइल्स डिड शी ड्राइव। कितने माइल्स उसने ड्राइव की, तो कितने माइल्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट एक्स माइल्स। उसने ड्राइव किया तो हमने जो चीज़ पूछी गई है उसको एक्स कह लिया। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स ड्राइवन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 सोल्यूशन से स्टार्ट लेते हैं। स्टेटमेंट आपके पास बुक में मौजूद है, आप वहाँ से देखें। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स ड्राइवन। उसने जो नंबर ऑफ माइल्स ड्राइव किए हमने उसको एक्स कह लिया। इसके बाद हमने दोनों तरह के एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं। एक पर माइल कॉस्ट है उसकी, पर माइल चार्जेस भी वो ले रहे हैं और पर डे चार्जेस भी वो ले रहे हैं। तो हम कहते हैं पर माइल चार्जेस कितने हैं। पर माइल चार्जेस हैं, किस रेट के हिसाब से पर माइल चार्जेस हैं, रेट है 15 सेंट्स था। तो हम क्योंकि डॉलर्स में बात कर रहे हैं तो हमने फिर एक ही यूनिट यूज़ करना है, तो हम सेंट्स को भी डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो इसलिए अगर हम सेंट्स से डॉलर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे 15 सेंट्स थे, तो हम 15 सेंट्स को जब कन्वर्ट करते हैं, 15 सेंट्स को जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। 15/100 साथ में आ जाएगा डॉलर्स। 15 सेंट्स इज़ इक्वल टू 15/100 और ये आ जाएगा 0.15। 0.15 ये आ गई डॉलर में वैल्यू सेंट्स की। तो पर माइल चार्जेस एट द रेट ऑफ 0.15 पर माइल। माइलेज चार्जेस पर माइल चार्जेस हैं $0.15। ये हमारे पर माइल चार्जेस हैं। और टोटल माइलेज चार्जेस कितने होंगे, टोटल माइलेज चार्जेस होंगे जितने माइल्स कार को ड्राइव किया है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर माइल डॉलर मल्टीप्लाई बाय
पर माइल जो भी हमारा रेट चल रहा है। तो यहाँ पे माइलेज चार्जेस आ जाएंगे, टोटल माइलेज चार्जेस। ये पर माइल था और ये आ गया टोटल माइलेज चार्जेस। टोटल माइलेज चार्जेस कैसे आएंगे? नंबर ऑफ माइल्स ड्राइवन मल्टीप्लाई बाय पर माइल, इस तरह से आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 0.15x। ये आ गए माइलेज चार्जेस। और जो हमारे पास डेली चार्जेस हैं वो कितने आ जाएंगे? डेली चार्जेस एट $30 पर डे, उस हिसाब से $30 पर डे, ब्रैकेट में हम ये बात बता देते हैं। एक दिन के $30 थे और उसने कितने दिन के लिए जो है वो कार रेंट पे ली थी? 2 दिन के लिए 2 × 30 विच इज़ इक्वल्स टू 60। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना वेरिएबल जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्या चीज़ पूछी गई है उसको एक्स असाइन कर दिया। फिर हमने अपनी क्वांटिटीज़ मेंशन कर ली, जो जो क्वांटिटीज़ गिवन है उनको मेंशन कर लिया। अब हमने अपना मॉडल बनाना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है। बात क्या पूछी गई थी कि उसका टोटल एक्सपेंस जो है वो आया था $108, तो उसने कितने माइल्स ड्राइव किया। अब टोटल एक्सपेंस जो है वो किस तरह से आएगा? यहाँ से इन क्वांटिटीज़ के हिसाब से टोटल एक्सपेंस उसका आएगा। एक तो 2 दिन के लिए उसने रेंट पे ली थी, तो वो 2 तरह के चार्जेस ले रहे हैं। एक तो वो पर डे चार्जेस ले रहे हैं, दूसरा वो माइलेज चार्जेस भी ले रहे हैं। और अगर उसने एक्स माइल्स कार को ड्राइव किया है तो एक्स माइल्स को पर माइल के ख़र्चे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर माइल एक्सपेंस के साथ। 1 माइल ड्राइव करने का एक्सपेंस है $0.15, तो x माइल्स ड्राइव करने का एक्सपेंस होगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय x। तो माइलेज चार्जेस प्लस डेली चार्जेस इज़ इक्वल टू टोटल चार्जेस। ये हमारा मॉडल बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइलेज चार्जेस प्लस डेली चार्जेस इज़ इक्वल्स टू टोटल चार्जेस। माइलेज चार्जेस उसके थे 0.15x, डेली चार्जेस थे 60, टोटल चार्जेस उसके थे 108। अब हमने क्या करना है? सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक मेन काम है। आगे जब इक्वेशन बना ली तो एक स्टेप में हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, 1 से 2 स्टेप्स में। 0.15x है, हमें पता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो 60 दूसरी तरफ जाएगा, 108 माइनस होगा उधर जाके 48 रह जाएगा। 48 के साथ जब हम 0.15 ला के डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.15x। दिस इम्प्लाइज दैट x इधर ही रहेगा, 48 के साथ आके 0.15 डिवाइड होगा, दिस विल बी 320 माइल्स। x की वैल्यू 320 है और x क्या था? नंबर ऑफ माइल्स थे। इट मीन्स दैट उसने 320 माइल्स कार ड्राइव की है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हर एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह से स्टोरी सम में और किसी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके उन्होंने बनाई है, ताकि डिफरेंट चीज़ें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें डेली लाइफ में से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे एक मैं करवाऊंगी, बाकी वो सेम होते हैं तो वो आपने खुद करने होंगे। अच्छा, इंटरेस्ट में पहला प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट एंड देन प्रॉब्लम अबाउट एरिया एंड लेंथ है, आगे जाके चेंज हो जाता है। अच्छा जी, मैरी इनहेरिट्स $100,000 and invests it in 2 certificates of deposit। मैरी ने इनहेरिट किए यानी कि उसको अपने विरसे में मिले 100,000, यानी कि हमारी उसमें उसको $1,00,000 कह सकते हैं, $1,00,000। एंड इन्वेस्ट्स इट इन 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में उसने उनको इन्वेस्ट कर दिया। $1,00,000 को
दो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है. वन सर्टिफिकेट पेज 6% एंड अदर पेज 4.5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली. अच्छा, अब उसने दोनों पे एनुअल इंटरेस्ट पे करना है. पहले डिपॉजिट पे 6% है, दूसरे डिपॉजिट पे 4.5% है. इफ़ मैरिज टोटल इंटरेस्ट इज़ 5,025 पर ईयर. अगर एक साल में उसका टोटल इंटरेस्ट $5,025 है. हाउ मच मनी इज़ इन्वेस्टेड एट ईच रेट. दोनों रेट्स के ऊपर कितनी मनी इन्वेस्ट की है उसने. यानी हमने बताना ये है कि टोटल पैसे थे उसके पास $1,00,000. अब उसने इस $1,00,000 को दो तरह से इन्वेस्ट किया है. एक पार्ट उसका है एग्जाम्पल नंबर 2. $1,00,000 उसके पास टोटल हैं. उसने इनको ऐसे इन्वेस्ट किया है कि दो पार्ट्स बना दिए हैं. एक पार्ट 6% रेट पे और दूसरा 4.5% रेट पे. हमने ये फाइंड करना है कि 1,00,000 में से कितनी अमाउंट 6% वाले डिपॉजिट में गई है और कितनी अमाउंट 4.5% वाले डिपॉजिट में गई है. तो हम सबसे पहले कहेंगे लेट x बी द अमाउंट invested in invested at the rate of 6%. आप कह लें at the rate of 6% interest. Let x be the amount invested at the rate of 6% of interest. तो फिर दो तरह की अमाउंट थी. पहली अमाउंट अगर x है यानी कि टोटल थी 1,00,000. टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं. टोटल अमाउंट इज़ $1,00,000, $100,000. इसमें से अगर x वो है जो 6% वाले रेट में डिपॉजिट इन्वेस्ट की हुई है, तो फिर क्या होगा भला. दूसरी वाली अमाउंट कैसे आ जाएगी. 1,00,000 माइनस x. क्योंकि इसी अमाउंट को दो हिस्सों में तकसीम करना है ना. अगर इसमें से एक अमाउंट x है तो दूसरी कैसे आनी है. टोटल में से x को माइनस कर दें, जो बाकी बचेगी वो दूसरी होगी. तो इसी तरह से हमने दूसरी लिखनी है. सो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी क्वांटिटीज़ को इस तरह से मेंशन कर लेते हैं जैसे पहले मेंशन की थी सारी क्वांटिटीज़. अमाउंट इन्वेस्टेड at 6% is x. Amount invested at 4.5% is 1,00,000 माइनस x. 1,00,000 में से फिर x निकाल देनी है जो 6% वाली में इन्वेस्ट की थी, तो बाकी की आ जाएगी 4.5% वाली की इन्वेस्टमेंट. उसके बाद है इंटरेस्ट कितना अर्न किया उसने. इंटरेस्ट अर्न किया अगर x के ऊपर, x अमाउंट के ऊपर, ये अमाउंट थी ना, अगर x अमाउंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट लग रहा है, 6% रेट है, तो किस तरह से हमारा अर्न हो जाएगा. वो इस तरह से होगा कि इंटरेस्ट earned at 6% is 6% of x. ये वो अमाउंट थी जिसको 6% वाले डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया था. x अमाउंट यानी कि x डॉलर्स हमारे 6% वाले रेट में इन्वेस्ट किए गए हैं, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अर्न होगा. इंटरेस्ट अर्न होगा 6% ऑफ x. इसी अमाउंट का 6%, तो 6% ऑफ x मीन्स इसी अमाउंट का 6%, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सो 6% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय x, दिस विल बिकम 0.06x. ये इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट अर्नड
एट 6%. अब इंटरेस्ट अर्नड एट 4.5%. इंटरेस्ट अर्नड एट द रेट ऑफ 4.5% विच इज़ इक्वल्स टू, अब जो बाकी अमाउंट थी 1 लाख माइनस एक्स, उसके ऊपर 4.5% था, तो 4.5% ऑफ 1 लाख माइनस एक्स. अगेन ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड 4.5 को भी सिंप्लीफाई कर लें. 9/2% ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 1 लाख माइनस एक्स. सो परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, तो 2 ऑलरेडी डिवाइड में है, 100 भी डिवाइड में आ जाएगा. माइनस एक्स. अब ये वो इंटरेस्ट है जो अर्न किया है 4.5 वाले डिपॉजिट के ऊपर. ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट आ गए. क्या करना होता है, सबसे पहले अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लें, देन जितनी क्वांटिटीज़ पता हैं स्टेटमेंट के थ्रू वो सारी मेंशन कर लें. हमें एक अमाउंट, सबसे पहले हमने एक अमाउंट फर्स्ट कर ली थी, सपोज कर ली थी कि वो एक्स है. 6% वाले रेट के ऊपर एक्स अमाउंट है, 4.5% वाले रेट के ऊपर ज़ाहिर है टोटल में से एक्स निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगी वो अमाउंट है. अब मेन चीज़ ये है कि उन्होंने हमें 2 तरह के इंटरेस्ट वैसे बता दिए थे और एक टोटल इंटरेस्ट बता दिया था. तो पहला इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकालना है, एक्स अमाउंट पे, 6% ऑफ एक्स. दूसरा इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकालना है, इस अमाउंट पे, 1 लाख माइनस एक्स वाली अमाउंट पे. तो 4.5% ऑफ 1 लाख माइनस एक्स वाली अमाउंट आ गई हमारे पास, उसको कर लिया हमने. अब हमने कहना है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4.5% इज़ इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा जिसको कि हमने फिर सॉल्व कर लेना है. तो ये हमारा अब मॉडल बनने लगा है, जिस मॉडल के थ्रू फिर हमारी इक्वेशन बनेगी. इंटरेस्ट एट 6% वो था ये 0.0x प्लस इंटरेस्ट एट 9/2% इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट. इसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया था 0.06x, इसके ऊपर आ गया था 9/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख माइनस एक्स इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट. हमें टोटल इंटरेस्ट जो है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन था $5,025 था. अब 9/2 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 9/200 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.045. सो दिस वैल्यू इज़ 0.045. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0.06x प्लस 0.045 1 लाख माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 5,025. अब बस क्या करना है, अब सिंपल काम है आगे, इस सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है. तो सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लें. दिस विल बिकम 0.06x, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 आ जाएगा, माइनस 0.045x इज़ इक्वल टू 5,025. यहाँ पे x वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी. इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो x नहीं भूलना, x वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी जो कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी तो 0.015x आ जाएगा. और ये 4,500 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5,025. नहीं, पहले आप इसको इस तरफ लेके आएँ. 5,025 माइनस 4,500 ये आ जाएगा
525 और इस तरफ है 0.015। 0.015x 525। अब x इधर ही रहेगा, 525 के साथ 0.015 डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 35,000। x की वैल्यू आ गई 35,000। अच्छा, अब देखें टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, $1,00,000, और x वो वाली अमाउंट थी जो पहले वाले डिपॉजिट में इन्वेस्ट की है, 6% रेट वाले डिपॉजिट में। तो अगर ये 35,000 है तो फिर बाकी की अमाउंट कितनी होगी, 1,00,000 में से 35,000 निकाल देंगे तो दूसरी वाली अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। अब वो क्या थी, वो हमारे पास आ जाएगी 1,00,000 माइनस 35,000 विच इज़ इक्वल्स टू 65,000। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट at 6% is 35,000 and investment at 4.5% is remaining 65,000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स अबाउट एरिया और लेंथ, डायमेंशंस ऑफ अ गार्डन। अ स्क्वायर गार्डन हैज़ अ वॉक वे। एक स्क्वायर गार्डन है जिसके चारों तरफ एक वॉक वे बना हुआ है, 3 फुट वाइड अराउंड इट्स अदर एजेस, आउटर एजेस। उसके सारे, यानी कि ये गार्डन है अगर स्क्वायर गार्डन, तो उसके जो आउटर एजेस हैं उसमें चारों तरफ एक वॉक वे बना हुआ है जो कि 3 फीट वाइड है, 3 फीट चौड़ा है। अराउंड इट्स आउटर एज एज शोन इन द फिगर। इफ़ द एरिया ऑफ द एंटायर गार्डन इंक्लूडिंग द वॉक वे इज़ 18,000 स्क्वायर फीट, अगर सारे के सारे गार्डन का इंटायर एरिया जो है, इंटायर यानी कि पूरा गार्डन, थ्रू द वॉक वे इज़ इंक्लूडिंग द वॉक वे शामिल करते हुए सारे गार्डन का एरिया अगर 18,000 स्क्वायर फीट है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लांटेड एरिया। तो प्लांटेड एरिया की डायमेंशंस बतानी है हमने, डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड विड्थ बतानी है। अब हमें एरिया उन्होंने दिया है वॉक वे समेत, जबकि हमने किसका एरिया बताना है, प्लांटेड वाला, अंदर जो है वॉकवे निकाल के हमने उसकी डायमेंशंस बतानी है, एरिया नहीं बताना, डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड विड्थ बतानी है। तो लेंथ एंड विड्थ आ गई तो एरिया भी आ गया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। खैर, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमें प्लांटेड एरिया की डायमेंशंस चाहिए और है भी स्क्वायर गार्डन है, इसका मतलब है कि जो लेंथ होगी वही विड्थ होगी। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब सबसे पहले वही हमने काम करना है, एक्स को लेट कर लेना है, कोई सी एक लेंथ कर लें या विड्थ कर लें, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ सेम ही होती हैं स्क्वायर की। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांटेड एरिया है और इसके चारों तरफ एक 3 फीट चौड़ा वॉक वे बना हुआ है। अब ये जो है ये 3 फीट है, इधर से भी ये 3 फीट है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए हमें, ये लेंथ और ये विड्थ। तो क्या करेंगे, जिसकी चाहिए उसी को सबसे पहले सपोज करेंगे। तो हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द प्लांटेड एरिया। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ द
प्लांटेड एरिया इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, अगर प्लांटेड एरिया की लेंथ x है तो विड्थ भी वही होगी, स्क्वायर है, अंडरस्टूड बात है, बार बार उसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर प्लांटेड एरिया की लेंथ x है तो पूरे गार्डन की लेंथ कितनी होगी? 3 फीट्स यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, कितनी हो जाएगी? x हमने इसको बोला है +3 + 3, 3 + 3 6, x + 6, तो फिर ये बन जाएगा लेंथ ऑफ द एंटायर गार्डन। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया, वो आ जाएगा x + 6, x इतनी, 3 ये, 3 ये। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला काम ये है कि अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा काम ये है कि जितनी क्वांटिटीज़ आपको स्टेटमेंट से पता है वो सारी लिख लें और फिर मॉडल बनाएं कि क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है, उसका मॉडल। अब यहाँ पे हमने प्लांटेड एरिया लिखा तो एंटायर गार्डन की लेंथ की क्यों ज़रूरत पड़ गई? एंटायर गार्डन की लेंथ की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि एरिया हमें एंटायर का दे दिया गया है और डायमेंशन अंदर वाले की पूछी हैं। अब जब हमें एरिया एंटायर का दिया गया है ना, तो हमें पता है कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब हम एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखेंगे ना, तो हमें उसकी लेंथ पता होगी और विड्थ भी पता होगी, क्योंकि लेंथ हमें पता चल गई है तो विड्थ भी फिर यही है। फिर हम एरिया का फार्मूला और ये वाली डायमेंशंस यूज़ करेंगे और हमें यहाँ की मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ की कैसे मिलेंगी? एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक्स क्या है? रिक्वायर्ड डायमेंशन। सो विड्थ भी यही होगी, विड्थ ऑफ द एंटायर गार्डन विच इज़ इक्वल्स टू x + 6। ठीक है, अब आ जाता है एरिया ऑफ द एंटायर गार्डन इन द टर्म्स ऑफ दीज डायमेंशंस। देखिए, एक एरिया हमें गिवन है विच इज़ 18,000 स्क्वायर फीट। एरिया हमें वैसे तो गिवन है 18,000 स्क्वायर फीट, बट हम यहाँ पे किस फॉर्म में लिख रहे हैं? ये जो डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है ना एंटायर गार्डन की लेंथ और विड्थ, इसकी फॉर्म में लिख रहे हैं। आगे आप ब्रैकेट में बेशक मेंशन कर दें इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि देखें यहाँ पे ये डायमेंशंस की फॉर्म में भी लिखना ज़रूरी है और वैसे तो उन्होंने हमें दिया ही हुआ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ भी x + 6 थी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी x + 6 थी। ठीक है, तो ये बन गया x + 6 का होल स्क्वायर। दोनों सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब वैसे एरिया क्या गिवन था? वो गिवन था 18,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इन दोनों एरियाज़ को हमने कर लेना है कंपेयर। एरिया ऑफ एंटायर गार्डन, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो हमने डायमेंशंस की टर्म में सॉल्व की हुई थी। एरिया ऑफ एंटायर गार्डन, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देनी है जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है, x + 6 होल स्क्वायर। इधर यही रहेगा, यानी कि दोनों एरियाज़ को आपस में कंपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे हमें अब देखें वेरिएबल हमें बेसिकली जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। अब x हमारा स्क्वायर के अंदर चला गया, उसके ऊपर एक होल स्क्वायर आ चुका है, तो होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 6 और ये आपका आ जाएगा 18,000। इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर पकड़ें और सॉल्व कर लें। जो भी आंसर आएगा उसमें से ये 6 सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अवेलेबल, तो इसको आप सॉल्व कर लें। जो भी आंसर आएगा उसमें से 6, ये वाला 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनल आंसर आपका आ गया 128। और क्या है 128? क्या कहा था हमने x को? लेंथ ऑफ द प्लांटेड एरिया। प्लांटेड एरिया की डायमेंशंस ही पूछी गई थी, तो जो लेंथ है वही विड्थ है ऑब्वियसली। सो
लेंथ ऑफ द planted area is 128 feet. Width of the planted area is 128 feet. ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है डायमेंशंस ऑफ अ बिल्डिंग लॉट। डायमेंशन फिर अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इसको मैं आपको बस वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमेंशन बिल्कुल उसी तरह से है। अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, या इधर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, अब बात सिर्फ ये है कि रेक्टेंगल आ गई है, पहले स्क्वायर था अब रेक्टेंगल आ गई है। एरिया का फार्मूला वही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो क्योंकि स्क्वायर में तो दोनों सेम होते हैं, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जब हमने किया था तो हमारा होल स्क्वायर बन गया था। यहाँ पे हमारी डिफरेंट होती हैं दोनों चीज़ें, लेंथ ज़्यादा वो होती है और विड्थ थोड़ी कम होती है मेजरमेंट में। तो रेक्टेंगल में ये सीन होता है। अ रेक्टेंगल बिल्डिंग लॉट इज़ 8 feet लॉन्गर। अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग लॉट इज़ 8 feet लॉन्गर देन इट इज़ वाइड, यानी कि लेंथ 8 feet ज़्यादा है विड्थ से, इस बात का ये मतलब है जो बिल्डिंग रेक्टेंगुलर बिल्डिंग लॉट है। हैज़ एन एरिया 2900 स्क्वायर फीट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द लॉट। इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो ये सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी। अब उन्होंने बता दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 8 feet ज़्यादा है, तो हमें छोटी चीज़ को फिर x सपोज कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर जब 8 ऐड करें तो बड़ी चीज़ आ सके। ठीक है, यहाँ पे इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ें ही नहीं पता ना, लेंथ भी नहीं पता विड्थ भी नहीं पता, और एरिया और फाइंड करनी है, लेकिन डायमेंशंस लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो देखें दो चीज़ें जब नहीं पता, यहाँ तो था ही सेम ऊपर वाले स्क्वायर के केस में, तो किसी एक को भी x कह दिया तो दूसरी भी x थी। यहाँ हम किसको x लें, यहाँ ज़रूरी है कि विड्थ को x लें, क्योंकि लेंथ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है कि वो विड्थ से 8 feet ज़्यादा है। तो जब हम विड्थ को x ले लेंगे ना, तो उसको x + 8 ले लेंगे तो वो हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल पूरी हो जाएगी, उस तरह से जो कंडीशन गिवन है कि विड्थ से 8 feet ज़्यादा है। तो हमने क्या देना है, बिल्कुल उसी तरह से लेट कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है, बार बार मैंने आपको लिख के दिखाई हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉट इज़ x एंड लेंथ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉट इज़ x, देन लेंथ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इज़ x + 8। तो हमने लिख लेना है एरिया इज़ इक्वल्स टू, हमें एरिया दिया गया है 2900 स्क्वायर फीट, और इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस क्या एरिया आ जाएगा, लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सिंपल ये आपकी इक्वेशन बन गई। x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, देन x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा। ये 2900 इस तरफ ले आए, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इस पे अपनी मर्ज़ी का मेथड लगा लें। फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन कर लें। अगर 2900 काफ़ी बड़ा फिगर है, इसकी फैक्टराइजेशन वैसे तो 58 और 50 होगी, 2 फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लग रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो 2 आंसर आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमेशा 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। अब जब आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, और नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 और नेगेटिव वैल्यू आपकी आ जाएगी -58। नेगेटिव वैल्यू को आपने इग्नोर करना है। उसकी वजह ये है कि हम, क्योंकि x हमारा विड्थ था, x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो विड्थ कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी रेक्टेंगुलर लॉट है बिल्डिंग के लिए जिसकी विड्थ है -58 फीट, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये अंडरस्टूड होता है कि डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव होती है, सो हमारी 50 कंसिडर हो जाएगी। और फिर इसका मतलब हो जाएगा कि विड्थ 50 है तो लेंथ कितनी है, 50 + 8 58। तो ये सिंपल था, ये हो गया। इसके बाद चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया है। इसके बाद कुछ और स्टोरी सम प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से हैं सारे के सारे। इन सब की प्रैक्टिस आपने करनी है, इन सब के एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारी कुछ एरियाज़ आ जाएंगे, वो पेज नंबर 131 से स्टार्ट हो रहे होंगे, वो फिर मैं आपको करवाऊंगी। और ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, ये एरियाज़ फाइंड करना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो एक और लेक्चर हमारा इस चैप्टर के ऊपर रह गया है,
वो बनेगा तो देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा और साथ ही मैथमेटिक्स पोर्शन एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।